मौसम विभाग से ताज़ा अपडेट के अनुसार मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, जिससे कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली में भी आज बारिश की शुरुआत हो गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। दक्षिणी पश्चिम मानसून आज यानी मंगलवार 17 जून को आगे बढ़ चुका है और उत्तरी अरब सागर और गुजरात के अतिरिक्त भागों के साथ साथ विदर्भ के बचे हुए हिस्सों में आगे बढ़ा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से, उड़ीसा, झारखंड, समूचा गंगा का तटीय क्षेत्र, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के बचे हुए क्षेत्र और बिहार के कुछ हिस्से भी दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ गए हैं। इसके साथ देश की राजधानी दिल्ली के मौसम में भी तब्दीली आई है। आज दोपहर से दिल्ली, नोएडा समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई है। अगले 2 दिनों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम संबंधी स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। ओसीपी न्यूट्री क्रॉप्स और ओसीपी फाउंडेशन ने भारतीय किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एसीई एग्री कैपेसिटी इन्हेंसमेंट की शुरुआत की है। यह पहल कर्नाटक से शुरू होकर आगे महाराष्ट्र और राजस्थान में भी लागू की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को सतत कृषि पद्धतियों, पोषण प्रबंधन, जल प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता से जोड़ना है। इस कार्यक्रम से 5000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 3 स्तंभों पर आधारित प्रशिक्षण है। पहला स्तंभ पोषण प्रबंधन। पोषण प्रबंधन में संतुलित उर्वरकों और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा है जल प्रबंधन। इसमें ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन और मिट्टी में नमी संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा है वित्तीय साक्षरता। उसमें बजट बनाना, बीमा, डिजिटल भुगतान और ऋण की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए एक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन कृषि महाविद्यालय कलबुर्गी में किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ, किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ, तकनीकी भागीदार और दानदाता शामिल हुए। प्रोजेक्ट एसी का लक्ष्य भारत में सतत कृषि को बढ़ावा देना, छोटे और मझोले किसानों की आय बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी क्षमता को मजबूत करना है। यह विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप एक ठोस कदम है। चोपड़ा परिवार पर दुखों का साया मंडरा गया है। अभिनेत्री मनारा चोपड़ा के पिता रमन राय हांडा का निधन हो गया है। 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। रमन हांडा दिल्ली हाईकोर्ट में वकील के रूप में कार्यरत थे और हाल के वर्षों में अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहे थे। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार रमन हांडा पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार 18 जून को दोपहर 1 बजे अंबोली, अंधेरी वेस्ट स्थित शमशान घाट में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कई रिश्तेदार विदेश से पहुंच रहे हैं, इसीलिए अंतिम संस्कार की तारीख तय कर दी गई है ताकि सभी लोग अंतिम दर्शन कर सकें। मनारा ने अपने पिता के निधन की खबर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, ओम नमः शिवाय। गहरे दुख और शोक के साथ हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे प्रिय पिता, जो हमारे परिवार की शक्ति और सहारे का स्तंभ थे, 16 जून 2025 को इस दुनिया से विदा हो गए। रमन हांडा और अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियां मनारा और मिताली को छोड़ गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मनारा चोपड़ा का असली नाम बारबी हांडा था। चोपड़ा और हांडा परिवारों के बीच गहरा रिश्ता है। मनारा प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की चचेरी बहन है। हालांकि मनारा ने अक्सर अपने परिवार से जुड़े रिश्तों को प्रचार से दूर रखा है। एक पुराने इंटरव्यू में मनारा ने कहा था, अगर मैं अपने परिवार का नाम लेती तो लोग मुझे नेपोटिज्म का उदाहरण बना देते हैं। कहते कि मेरी कोई खुद की पहचान नहीं है, और जब मैंने नाम नहीं लिया तो कहा जाता है कि मेरी अपनी बहनों से दूरियां हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे रिश्ते बेहद मजबूत और स्पष्ट हैं। प्रियंका चोपड़ा भी कई बार मनारा को अपनी छोटी बहन कह चुकी हैं और उन्होंने एक बार कहा था, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मनारा को देखकर प्रेरित होती थी। उसने हमेशा अपने दम पर चीज़ें हासिल की, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और यही भावना मुझ में भी घर कर गई। इस दुखद समय में चोपड़ा परिवार को देश भर से शोक संदेश मिल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे और प्रशंसक मनारा और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। रमन राय हांडा जी को हमारी तरफ से विनम्र नमन। ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे और परिवार को इस कठिन समय में संबल दे। मंगलवार 17 जून 2025 को मस्कट से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2706 को बम की धमकी मिलने के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इस फ्लाइट की एक स्टॉप ओवर कोच्चि में भी थी। नागपुर के डीसीपी लोहित मथानी के अनुसार सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है और फिलहाल जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। 16 जून को लुफ्थांसा की फ्लाइट्स LH752 जो कि फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जा रही थी, वहां भी बम की धमकी के चलते जर्मनी लौटना पड़ा। यह धमकी हैदराबाद एयरपोर्ट को ईमेल के जरिए मिली थी। एसओपी के तहत जांच समिति बनाई गई और यात्रियों को फ्रैंकफर्ट में ठहराया गया। 13 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI379 जो फुकेट यानी थाईलैंड से दिल्ली जा रही थी, उसको भी बम की धमकी मिली थी और फ्लाइट को फुकेट में आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इन सभी मामलों में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए
संबंधित एयरलाइनों ने एसओपी के अनुसार कार्रवाई की है। सभी घटनाओं की जांच अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा गए हुए हैं। इसके बाद वे बुधवार को क्रोएशिया की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना होंगे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला क्रोएशिया दौरा है। इस यात्रा से भारत और क्रोएशिया के बीच आपसी सहयोग और व्यापारिक संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। क्रोएशिया, जो पहले भारत के लिए ऊर्जा और आईटी क्षेत्र में प्रमुख भागीदार नहीं रहा, अब वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों के कारण भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन गया। क्रोएशिया का एलएनजी टर्मिनल यूरोप को गैस आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत, जो प्राकृतिक गैस का एक बड़ा आयातक है, क्रोएशिया के जरिए यूरोपीय बाजारों तक पहुंच बना सकता है। भारत की ईर्जा कंपनियां जैसे गेल और IOCL नई आपूर्ति स्थलों की तलाश में हैं और क्रोएशिया इसके लिए एक रणनीतिक एंट्री गेट बन सकता है। यूरोपीय संघ EU का सदस्य होने के नाते क्रोएशिया के साथ सहयोग भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए भी सहायक सिद्ध हो सकता है। क्रोएशिया में तेजी से उभरते स्टार्टअप टेक कंपनियों के साथ भारत की भागीदारी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सुरक्षा और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग संभव है। क्रोएशिया में उच्च शिक्षित और तकनीकी रूप से कुशल कार्यबल है, जो भारत की IT कंपनियों जैसे इंफोसिस, TCS, विप्रो को यूरोपीय विस्तार के लिए आकर्षित करता है। 2024 में भारत और क्रोएशिया का कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग $306 मिलियन का रहा है। भारत ने करीब $250 मिलियन का निर्यात किया है, जबकि क्रोएशिया से निवेश करीब $55 मिलियन का रहा है। देश की आबादी सिर्फ 40 लाख की है और क्षेत्रफल के लिहाज से यह उत्तराखंड जितना बड़ा है। यहाँ विश्व का सबसे छोटा शहर ह्यूम स्थित है, जिसकी आबादी सिर्फ 20 से 30 लोगों की है। क्रोएशिया दौरा भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, IT साझेदारी और यूरोपीय व्यापार विस्तार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। ईरान की सबसे महत्वपूर्ण परमाणु फैसिलिटी नतांज पर इजराइल के हालिया हमले ने देश के न्यूक्लियर कार्यक्रम को गंभीर क्षति पहुंचाई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रांसी ने जानकारी दी कि इस हमले के कारण नतांज साइट पर लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें क्षतिग्रस्त या निष्क्रिय हो गई। ये सेंट्रीफ्यूज मशीनें ईरान द्वारा 60% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन में इस्तेमाल हो रही थी, जो कि हथियार ग्रेड यूरेनियम 90% के बेहद करीब है। यदि ईरान 90% शुद्धता तक पहुंच जाता तो परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो सकता था। क्या है ये सेंट्रीफ्यूज और यह महत्वपूर्ण क्यों है? सेंट्रीफ्यूज अत्यधिक गति से घूमने वाली मशीनें होती हैं जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 गैस को घुमाकर उसमें से यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम 235 आइसोटॉप को अलग करती हैं। यह आइसोटॉप परमाणु ऊर्जा उत्पादन और हथियार निर्माण दोनों के लिए आवश्यक होता है। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 की मात्रा 0.7% होती है, जिसे 90% तक बढ़ाने के लिए कई चरणों में संवर्धन प्रक्रिया आवश्यक होती है, जिसे ये सेंट्रीफ्यूज मशीनें अंजाम देती हैं। राफेल ग्रासी के अनुसार नतांज साइट पर इजरायली हमले के बाद बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे अत्यधिक गति में चलने वाली ये मशीनें बिना नियंत्रण के रुक गईं और आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि हमले के दौरान जमीन के ऊपर स्थित पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट PFEP पूरी तरह से तबाह हो गया, जबकि अंडरग्राउंड कैस्केड हॉल में स्थित सेंट्रीफ्यूज मशीनें गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। इजरायली सेना ने नतांज के अलावा इस्फहान और फोर्डो परमाणु साइट्स को भी निशाना बनाया। इस्फहान में संवर्धित यूरेनियम को फिर से प्रोसेस करने की सुविधा, प्रयोगशालाएं और आवश्यक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया। हालांकि IAEA ने स्पष्ट किया कि इन हमलों के बावजूद मशीन के अंदर स्थित यूनिट्स प्रभावित नहीं हुई। IAEA के अनुसार इस हमले के बाद भी नतांज साइट्स के बाहर रेडियोधर्मिता का स्तर सामान्य बना हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस घटना से स्थानीय आबादी या पर्यावरण पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। इजरायली सेना ने नतांज पर बमबारी को एक सक्रिय परमाणु खतरे को निष्क्रिय करने की दिशा में जरूरी कदम बताया। हालांकि उन्होंने अब तक कोई भौतिक प्रमाण साझा नहीं किया है जो हमलों के दायरे और प्रभाव की पुष्टि कर सके। नतांज पर इजरायली हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए अब तक की सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। इस हमले से ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता को गहरा झटका लगा है और इसके न्यूक्लियर ड्रीम पर सवाल खड़े हो गए हैं। आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि ईरान किस प्रकार इस नुकसान की भरपाई करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह मुद्दा कितना गर्माता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर जब अमेरिका के वाशिंगटन DC पहुंचे
तो वहां पहले से मौजूद प्रवासी पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें इस्लामाबाद का कातिल, पाकिस्तानियों का कातिल, हमें तानाशाही नहीं लोकतंत्र चाहिए जैसे नारों से घेरा और शर्मिंदा किया। प्रदर्शन का कारण क्या है? इमरान खान की गिरफ्तारी एक प्रमुख कारण है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि असीम मुनीर और नवाज शरीफ सरकार ने मिलकर इमरान खान को जेल में डाल रखा है। इमरान समर्थक सैकड़ों कार्यकर्ता जेल में है और मानवाधिकार हनन हो रहा है। प्रदर्शन का दूसरा कारण पाकिस्तान में सैन्य शासन जैसा माहौल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि असीम मुनीर की निगरानी में पाकिस्तान एक सैन्य राज्य बन गया है, जहां जनता की आवाज दबाई जा रही है। सैन्य न्यायालयों में आम नागरिकों पर मुकदमा चलाना भी एक बड़ी आलोचना का विषय बना है। लोगों को जबरन गायब किया जाना। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार 2023 से 2025 के बीच पाकिस्तान में 3000 से ज्यादा लोग राजनीतिक कारणों से लापता हुए हैं। असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा आधिकारिक रूप से क्यों हुई, इसकी जानकारी पाकिस्तान सरकार ने नहीं दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि उन्हें अमेरिका की सैन्य परेड में बुलाया गया है, लेकिन व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्टों को झूठा और गलत बताया। सच्चाई यह सामने आई कि असीम मुनीर ट्रंप प्रशासन या बाइडेन सरकार के निमंत्रण पर नहीं, बल्कि प्रवासी पाकिस्तानियों से मिलने अमेरिका आए थे। इजराइल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और वह इजराइल की सबसे मजबूत वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम को चकमा देने में काफी हद तक सफल हो रहा है। ईरान की 2 चरणीय मिसाइल रणनीति। पहला चरण, सामान्य मिसाइलों से हमला। ईरान सबसे पहले सैकड़ों साधारण बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागता है। इनका मकसद आयरन डोम को संतृप्त करना होता है, यानी एक साथ इतना लोड डालना कि सिस्टम ओवरलोड हो जाए और मिसाइलें रोक ना पाए। हाइपरसोनिक मिसाइलों से घातक हमला। जब आयरन डोम कमजोर पड़ता है तब ईरान अपनी नई और तेज हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। इन मिसाइलों का उड़ान पथ अनियमित होता है, जिससे इनको ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। आयरन डोम की सीमाएं इस प्रकार हैं। आयरन डोम को छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि 4 से 70 किलोमीटर तक का रेंज है। एक समय में यह 10 से 20 मिसाइलों को ही रोक सकता है। जब सैकड़ों मिसाइलें एक साथ दागी जाती हैं तो यह प्रणाली असफल हो जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें इसकी क्षमता से कहीं तेज और घातक हैं। इजराइल की रणनीति के फायदे और कमजोरियां। फायदे इस प्रकार हैं: इजराइल की रक्षा प्रणाली को चकमा देना, बड़े पैमाने पर हमला कर मानसिक दबाव बनाना, हाइपरसोनिक तकनीक के कारण मिसाइलों को रोकना मुश्किल होना। और कमजोरियां इस प्रकार हैं: लगातार मिसाइल दागने से मिसाइल भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। इजराइल के F-35 लड़ाकू विमान और ड्रोन कई मिसाइल लॉन्च साइटों को नष्ट कर चुके हैं। अमेरिका और यूरोप के सहयोग से इजराइल को थाड़ और अन्य तकनीकी सहायता मिल रही है। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बढ़ने की आशंका है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। अब तक इजराइल में 14 लोगों की मौत हुई और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल ने डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया है। अब भी हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ कोई पुख्ता रक्षा तंत्र नहीं है। ईरान की यह रणनीति, जिसमें पहले भारी मात्रा में सस्ती मिसाइलों से हमला किया जाता है और फिर हाईटेक हाइपरसोनिक मिसाइलों से वार किया जाता है, इजराइल के लिए नई सुरक्षा चुनौती बन गई है। लेकिन ईरान की सीमित संसाधन, मिसाइलों की लागत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसे लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखना मुश्किल बना सकते हैं। एक बड़ी तादाद में फैंस चाहते हैं कि परेश रावल हेरा फेरी 3 में वापसी करें। अक्षय कुमार भी आज भी ये चाहते हैं कि फिर परेश रावल हेरा फेरी 3 में वापसी करें। उन्होंने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में हेरा फेरी 3 को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी। जब उनसे फिल्म की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सब उनके सामने है, उंगलियां क्रॉस कर रखी है, उम्मीद है सब ठीक होगा। अक्षय ने आगे भरोसा जताते हुए कहा कि सब कुछ ठीक होगा, मुझे पूरा यकीन है। परेश रावल के फिल्म छोड़ने के बाद मामला कानूनी मोड़ पर पहुंच गया, जब अक्षय कुमार की कंपनी केप ऑफ गुड सिनेमा ने उन पर 25 करोड़ का केस कर दिया। उसके बाद काफी कुछ हुआ, दोनों में अनबन की खूब बातें सामने आई। वहीं परेश से ट्विटर पर पोस्ट कर यूजर्स ने उन्हें हीरो बताते हुए फिल्म में वापसी करने की मांग की, लेकिन परेश रावल ने यह कहकर मना कर दिया कि वो हीरो नहीं है। ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में परेश ने कहा था कि उनका मशहूर किरदार अब उनके लिए गले का फंदा बन गया था, अब वो कुछ नया करना चाहते हैं, कि तरह के किरदारों में नहीं बंधना चाहते हैं। इसके बाद पता चला कि परेश ने फिल्म का प्रोमो शूट करने के बाद इससे हटने का फैसला लिया। कहा गया कि उन्होंने फीस और क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से ये कदम उठाया, लेकिन बातचीत का मामला न सुलझता देख अक्षय कुमार ने उन पर मुकदमा कर दिया। इसके जवाब में परेश ने साइनिंग अमाउंट के साथ ब्याज भी लौटा दिया, जिससे विवाद और गहरा गया। हालांकि इन सब के बावजूद अक्षय और परेश ने हाल ही में प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला की शूटिंग साथ में पूरी की है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब उनके बीच पहले जैसी दोस्ती नहीं रह गई है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक बार फिर आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि उन्हें 2019 के बाद पहली बार मिली है। यह रैंकिंग आईसीसी द्वारा मंगलवार 17 जून 2025 को अपडेट की गई। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉल्डवर्ट के प्रदर्शन में गिरावट, 19 रेटिंग अंकों की कमी के चलते मंधाना शीर्ष पर पहुंच गईं। हाल ही में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलंबो में हुई ट्राई सीरीज के फाइनल में मंधाना ने शानदार शतक जड़ा था, जो उनके कैरियर का 11वां वनडे शतक है। लॉरा वॉल्वर्ट अब इंग्लैंड की नेट स्कीवर ब्रंट के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका की जैस्मिन ब्रिट्स 5 स्थान चढ़कर 27वें और सुन लूस 7 स्थान चढ़कर 42वें स्थान पर पहुंची हैं। वेस्टइंडीज की शमन कैंपबेल और कियाना जोसेफ ने क्रमशः 7 और 12वीं स्थान की छलांग लगाई है। स्मृति मंधाना की वापसी न सिर्फ उनके निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन का प्रमाण है, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है।